हाय मैं लुट गई। मैं बर्बाद हो गई। इस जालिम आदमी ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं कहीं मुंह दिखाने की काबिल नहीं रही। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई सहारा भी नहीं है। किराए के पैसे लेने आया था और मुझे ही लूट लिया। मैंने रो रो कर ऐसा हंगामा मचाया कि हर कोई मेरी हालत देखकर अपने आंसू रोक नहीं सका था। मुझे बचपन से ही ड्रामा करने का बहुत शौक था और आज मैंने ऐसा ड्रामा किया था कि हर कोई मेरे झूठे ड्रामे में फंस गया था। पूरा मोहल्ला हमारे घर के बाहर इकट्ठा हो गया था। सबकी हमदर्दी मेरे साथ थी। हर कोई मकान मालिक को बद्दुआ दे रहा था और मेरा मकान मालिक हर किसी को अपनी बेगुनाही बता रहा था। लेकिन वहां मौजूद लोगों में से किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं। मैं एक जवान लड़की थी, इसलिए हर किसी की हमदर्दी भी मेरे ही साथ थी। मैं रोती रोती तिरछी निगाहों से अपने मकान मालिक को देख रही थी, जो अपने आप को इस भीड़ के गुस्से से बचने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद पहले ही वो किराया मांगने मेरे घर पर आया था और मैंने ऐसा ड्रामा किया था कि उसके पास अपनी इज्जत बचाने का कोई रास्ता नहीं रहा था। मेरा मकान मालिक एक बहुत शरीफ इंसान था, थोड़ा सा गुस्से का तेज था, लेकिन उसने कभी मुझ पर कोई गलत नज़र नहीं डाली थी। आज वो किराया मांगने आया तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा, क्योंकि हमारे ऊपर पिछले कई महीनों से किराया चढ़ा हुआ था और हमने दिया भी नहीं था। आज भी हमारे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के किराए से बचने के लिए खेल खेला था और झूठ बोलकर उसे अपने घर के अंदर ले आई। पहले तो वो मुझे मना करने लगा, लेकिन मैंने उसे ज़बरदस्ती अंदर बुला लिया। मैंने उससे कहा कि गर्मी बहुत है, आप इतनी दूर से चलकर आ रहे हैं, अंदर आ जाइए, मैं आपको ठंडा शरबत पिला दूंगी। उसे पता नहीं था कि मेरी माँ घर पर नहीं है और इस वक्त मैं घर में अकेली हूँ। वो बेचारा तो अनजाने में ही मार खा गया। मेरे बार बार कहने पर वो घर के अंदर आ गया और मैंने मौका देखकर बिस्तर पर बिछी चादर को खींचकर नीचे फेंका, अपने बालों को नोचा और फिर तेजी के साथ अपने कपड़ों और आस्तीन को फाड़कर अपने हाथों से कंधे को इतनी जोर से दबाया था कि उंगलियों के निशान पड़ गए थे। ये सब कुछ मैंने इतनी चालाकी से और इतनी जल्दी में किया कि मेरे सामने खड़ा मेरा 28 साल का मकान मालिक हक्का बक्का रह गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं ऐसी घटिया हरकत करूंगी। मैंने उसे पैसे देने की बजाय उसके साथ इतना घटिया खेल खेला, क्योंकि मुझे लगा था कि ऐसा करने से इससे हमारी जान छूट जाएगी और वो डर की वजह से दोबारा हमारे घर पर किराया मांगने नहीं आएगा और हमारा सारा किराया माफ हो जाएगा। मेरी इस हरकत की वजह से वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसे कुछ समझने और भागने का मौका भी नहीं मिला। वो एक छोटा सा मोहल्ला था और यहाँ पर सबके घर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मेरी हल्की सी चीख पर ही आस पड़ोस के सभी लोग इकट्ठा हो गए। वो मकान मालिक बहुत गुस्से से मुझे घूर रहा था। वो मुझे धमकाने लगा कि अगर मैंने शोर बंद नहीं किया तो वो मुझे इस घर से हमेशा के लिए धक्के मारकर निकाल देगा। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं उसकी किसी भी बात से नहीं डरूंगी। मैंने उसकी धमकियों की परवाह किए बगैर ही घर का दरवाज़ा खोला और चीखती चिल्लाती हुई मैं बाहर निकल गई। मेरे बिखरे बाल, फटे हुए कपड़े और गर्दन और बाजू पर मौजूद उंगलियों के निशान देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। बाहर इकट्ठा हुए लोग मुझे इस हालत में देखकर आपस में कानाफूसी करने लगे। मैंने रो रो कर इस कदर हंगामा खड़ा कर दिया था कि वहां मौजूद औरतें मुझे सहारा दे रही थीं। हर कोई मकान मालिक को कोस रहा था कि देखने में कितना सीधा सादा सा और शरीफ नजर आता है, लेकिन करतूत तो देखो। जवान लड़की को अकेले घर में क्या देखा, अपनी औकात ही दिखा बैठा। माना कि वो लोग गरीब हैं, किराया नहीं दे सकते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई भी दरिंदा हमारी बच्चियों की इज्जत से खिलवाड़ करेगा। ये लड़की सिर्फ अपनी माँ की नहीं, बल्कि हमारे मोहल्ले की बच्ची है और मकान मालिक की इस घटिया हरकत पर हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। पूरा मोहल्ला ही मेरा हमदर्द बना खड़ा हुआ था। ये सब वही लोग थे जिन्होंने हमारी गरीबी का कभी कोई एहसास नहीं किया था, जब हमारे घर में खाने को भी नहीं था, लेकिन अब इस तमाशे में सब बराबर का हिस्सा ले रहे थे और मकान मालिक पर चढ़ चढ़कर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच
मेरी माँ भी बाजार से लौट कर आ गई थी और वो सब मंजर देखकर हैरान रह गई और खूब जोर से रोने लगी। अम्मा को पता नहीं था कि मैंने ये सब ड्रामा किया है। अम्मा भी दूसरों की तरह मकान मालिक को ही गलत समझ रही थी और मोहल्ले वालों ने जब मेरी अम्मा की ऐसी हालत देखी तो मकान मालिक को गुस्से में कहने लगे कि तूने इस लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है, अब इस बेचारी को कौन अपनाएगा? ये तो सारी जिंदगी अपनी माँ पर बोझ बन जाएगी। तुझे तेरे किए की सजा मिलनी ही चाहिए। इसलिए अब तू इस लड़की से शादी करेगा और ये घर भी उसके नाम करेगा, वरना हम तेरा इस मोहल्ले में कदम रखना भी मुश्किल कर देंगे और पुलिस में तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देंगे। मकान मालिक ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की थी। उसने कुछ नहीं किया। वो एक शरीफ शादीशुदा आदमी है, लेकिन उसकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया और सबने मिलकर उस पर इस कदर दबाव डाला कि वो राजी हो गया। लेकिन इस सारे ड्रामे में मैंने इस शादी के बारे में नहीं सोचा था। मैंने तो सिर्फ यही सोचा था कि मैं उसे बदनाम कर इस मोहल्ले से ही निकलवा दूंगी और फिर वो खुद ही डर की वजह से कभी इस घर का रुख नहीं करेगा। लेकिन मोहल्ले वालों ने तो हमारी शादी का शोर ही खड़ा कर दिया था, जबकि सबको पता था कि मकान मालिक शादीशुदा आदमी है। फिर मैं कैसे उसके साथ शादी कर सकती हूँ? और शादी के बाद तो ना जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करता। इसलिए मैंने उस शादी से मना करना चाहा, लेकिन वहाँ पर जितनी भी औरतें खड़ी थी सब मिलकर मुझे समझाने लगी। कहने लगी कि अब तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा, तुम्हारा आने वाला कल बर्बाद हो जाएगा, लोग तुम्हें ताने देंगे, इसलिए बेहतर है कि तुम इसके साथ शादी कर लो। मेरा खेल मुझ पर ही भारी पड़ गया था। मेरी अम्मा भी मुझे समझाने लगी कि जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाओ। मकान मालिक एक अच्छा आदमी है, तुम उससे शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। वैसे भी हम इतने गरीब हैं और तुम्हारे सर पर बाप का साया भी नहीं है, भला तुमसे कौन शादी करेगा? और फिर सब लोगों ने मिलकर मुझे इस शादी के लिए मजबूर कर दिया। इतने लोगों की मौजूदगी में जबरदस्ती हम दोनों की शादी करनी पड़ी और मकान मालिक को ये घर भी मेरे नाम लिखना पड़ा, जिस घर के किराए के लिए वो इतना हंगामा खड़ा किया करता था। अपनी इस जीत के लिए मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मेरा प्लान कामयाब हो गया, अब हमें इस घर का किराया देना नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ इस शादी ने मुझे परेशान कर रखा था। अब मैं पता नहीं कैसे इस मकान मालिक से अपनी जान छुड़वाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शादी के बाद लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ ही देर में वहाँ सिर्फ मैं और मेरी माँ और मकान मालिक ही रह गए। मुझे लगा था कि वो मकान मालिक मुझे कोसेगा और मुझे बुरा भला कहेगा और वहाँ से चला जाएगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा था। मकान मालिक ने मेरी माँ की तरफ देखा और कहने लगा कि अब आपकी बेटी मेरी बीवी है, इसलिए आज से ये इस घर में नहीं रहेगी, मैं इसे अपने घर लेकर जा रहा हूँ। मकान मालिक की ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि अब इससे आगे मेरे साथ क्या होगा। अचानक ही उसने मेरी कलाई को जोर से पकड़ा और मेरे 1000 बार मना करने के बाद भी मेरी माँ से कहा, आज से आपकी बेटी मेरी जिम्मेदारी है और मेरे साथ ही रहेगी और ये घर आज से आपका है, आप इसमें चैन से रहिए। आज के बाद मैं आपसे किराया मांगने भी नहीं आऊँगा। वो आदमी मुझे गुस्से में खींचता हुआ अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आया। उसके साथ अकेले गाड़ी में बैठते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि अब ना ही मेरी माँ मेरे साथ थी और ना ही मोहल्ले वाले। आगे पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला था। अब जो कुछ भी था वो मुझे अकेले ही झेलना था। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। 1 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी एक छोटे से मकान के आगे रुक गई। वो मुझे गाड़ी से ज़बरदस्ती उतारकर घर के अंदर ले गया और एक कमरे में ले जाकर पटक दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कयामत आने वाली हो। अब मैं उसकी बीवी थी और उसका मुझ पर पूरा हक रखता था। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन इस वक्त वो मुझसे बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। मैं अपने किए पर ही पछता रही थी। यही बात सोचकर मैं रोने लगी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बहुत ही खूबसूरत जवान लड़की मेरे कमरे में आ गई। वो इतनी खूबसूरत और गोरी थी कि मैं उसे देखते ही रह गई। शायद वो मेरे मकान मालिक की बीवी थी। उसे देखते ही फौरन मेरे दिमाग में ये बात आई, जिस आदमी की पहली बीवी इतनी खूबसूरत और इतनी हसीन हो तो वो मुझ जैसी लड़की पर क्यों नजर डालेगा। जैसे जैसे वो लड़की मेरे करीब आने लगी मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं वो मेरे साथ क्या सलूक करेगी, क्योंकि कोई भी औरत
अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ नहीं बांट सकती। और जिस तरह आज हमारी शादी हुई थी, उसके बाद तो मुझे उस लड़की से किसी भी अच्छाई की उम्मीद नहीं थी। शायद मकान मालिक ने उसको मेरी सारी सच्चाई बता दी थी। अब शायद वो मुझसे इस सब का बदला जरूर लेगी। काफी देर तक वो मुझे खामोशी से घूर घूर कर देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ तलाश कर रही हो। फिर मुस्कुराकर मेरे चेहरे पर लटकी हुई बालों को बहुत ही प्यार से कानों के पीछे करती हुई कहने लगी, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम कैसी दुल्हन हो? तुम तो तैयार भी नहीं हो। तुमने तो शादी वाला लहंगा भी नहीं पहना। क्या तुम अपनी शादी की रात सजना संवरना नहीं चाहती हो? उसकी बात से तो मैं घबरा गई, क्योंकि उसकी बात करने में ना तो कोई चुभन थी और ना ही कोई ताना, बल्कि उसके चेहरे पर तो हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसकी ये मुस्कुराहट मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। उसकी नज़र मेरी खाली कलाइयों पर पड़ी तो उसने झट से अपने हाथों से अपने कंगन उतारकर मेरे हाथों में पहना दिए। मैं बहुत ज़्यादा हैरानी से इस सारे मंजर को देख रही थी कि मैं उसकी सौतन थी और वो मेरे साथ कैसे प्यार से पेश आ रही थी। उसकी प्यार भरी बातों ने मुझे कुछ हौसला दिया और मैंने डरते डरते उससे कहा कि मुझे अजय से बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। मैं जानती हूँ कि जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन गरीबी ने मुझे ये गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, अजय बहुत अच्छे आदमी हैं, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। और फिर वो उठकर कमरे से बाहर चली गई और कुछ देर बाद जब लौटकर आई तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। उसने जबरदस्ती वो दूध का गिलास मेरे हाथों में पकड़ा दिया और मुझसे कहने लगी कि ये दूध पी लो और तुम देखना अजय तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे। वो दूध का गिलास मुझे थमाकर फिर से कमरे से बाहर चली गई। मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही थी, क्योंकि इस सारे ड्रामे की वजह से मैंने दोपहर में खाना भी नहीं खाया था और इस घर आते आते रात हो गई थी। इसलिए मैंने वो दूध का गिलास पूरा खत्म कर दिया और कमरे में यहाँ वहाँ नजर दौड़ाने लगी कि कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाजा दोबारा खुला और ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि मेरी सौतन दूल्हा बने कमरे के अंदर आ रही थी और उसने कमरे के दरवाजे पर अंदर से कुंडी लगा दी। उसकी हरकत पर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि पता नहीं वो किसकी शादी की शेरवानी पहनकर आई थी, जो उसे साइज में बहुत बड़ी आ रही थी और सर पर भी उसने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी, जो शादी वाले दिन एक दूल्हे पहनते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों दूल्हे के कपड़े पहनकर मेरे पास आई है और इसने दरवाजे में अंदर से कुंडी क्यों लगाई है। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गई और अपने हाथों में पकड़ी एक छोटी सी डिब्बी खोलकर मेरे सामने रख दी, जिसमें एक खूबसूरत सी सोने की अंगूठी चमक रही थी। वो मोहब्बत से मुस्कुराती हुई कहने लगी कि ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है, तुम मेरी दुल्हन हो और तुम बहुत ही अच्छी हो। उसकी बात सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई कि मैं उसकी दुल्हन कैसे हो सकती हूँ। वो तो खुद भी एक लड़की थी। पता नहीं क्यों वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। मैं डरकर अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। मैंने उसे गुस्से से कहा कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती बिस्तर पर बैठा दिया और कहने लगी, मैंने कहा ना तुम मेरी दुल्हन हो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी, तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाना। जब उसने मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की तो मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैंने उसे धक्का देकर बाहर भागने की कोशिश की। जैसे तैसे मैं उससे छूटकर दरवाजे के पास पहुंची और जैसे ही कुंडी खोली तो दरवाज़ा खोलते ही मुझे मकान मालिक अजय की शक्ल नजर आई। उसे देखते ही मैंने बिना सोचे समझे उसके गले लगकर रोने लगी। सच तो ये था कि मैं अपनी सौतन की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा डर गई थी। पहले तो अजय मुझे नफरत से देखने लगे और फिर जब उसकी नज़र कमरे पर बिस्तर में बैठी अपनी बीवी पर पड़ी तो वो कमरे में चले गए और अपनी बीवी से पूछने लगे, निशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अजय को देखकर निशा कहने लगी, मैं तो दूल्हा बनी थी, ये लड़की मेरी दुल्हन है, हम दोनों की शादी हुई है, मैंने इसको मुंह दिखाई का तोहफा भी दिया है, पूछो इससे। लेकिन ये अच्छी दुल्हन नहीं है, इसने बहुत शोर मचाया है। अजय ने
एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और निशा को अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, चलो निशा, हम अपने कमरे में चलते हैं। मैं फटी फटी आंखों से इन दोनों मियाँ बीवी को देख रही थी। अजय ने भी उससे ज़्यादा कुछ सवाल नहीं किया और ना ही उसे इस हरकत पर डांटा। वो निशा को अपने साथ अपने कमरे में लेकर चला गया और मैं कमरे में अकेली बैठी रह गई। काफ़ी देर के बाद अजय वापस आए और मेरे सामने आकर बैठ गए और उन्होंने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मेरी रूह कांप उठी। वो कहने लगे कि मेरी और निशा की शादी आज से 5 साल पहले हुई थी। हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन शायद किस्मत को हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। शादी के 5 महीने बाद ही निशा प्रेग्नेंट हो गई। हम बहुत ज़्यादा खुश थे, हम माँ बाप बनने वाले हैं। लेकिन कुछ महीने बाद ही अचानक से निशा का मिसकैरेज हो गया और निशा से ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने बहुत मुश्किल से उसे संभाला और समझाया कि औलाद तो ईश्वर की देन होती है, अगर चली गई तो क्या हुआ, ऊपर वाला हमें दोबारा औलाद की खुशी देगा। मेरे समझाने से धीरे धीरे निशा वापस जिंदगी की तरफ आ गई थी। इस बात को 10 महीने ही हुए थे कि निशा दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई। इस बार मैंने उसका बहुत ख्याल रखा, लेकिन किस्मत को शायद हमारा माँ बाप बनना मंजूर नहीं था। इस बार भी कुछ ही महीने में हमारा बच्चा फिर से इस दुनिया में नहीं आ सका। दूसरी बार भी ऐसा होने पर निशा पूरी तरह टूट गई थी और उसने जीना ही छोड़ दिया था। मैं उसे संभालता रहा। बहुत महीने बाद जब वो दोबारा से ठीक हुई तो भगवान ने हमारी झोली में खुशियाँ फिर से भर दी। इस बार जब निशा प्रेग्नेंट हुई तो वो सारा सारा दिन खोई बैठी रहती थी, अपनी जगह से हिलती डुलती भी नहीं थी। उसे डर लगता था कि कहीं हमारे बच्चे को फिर से कुछ ना हो जाए, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस बार भी निशा ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म तो दिया, लेकिन वो बच्चा 1 हफ्ते से ज़्यादा हमारे घर नहीं रह सका और वो इस दुनिया से ही चला गया। उसकी मौत ने निशा को इस कदर तोड़ कर रख दिया कि उसकी दिमागी हालत खराब हो गई और वो पूरी तरह से पागल हो गई। कभी वो छोटे बच्चों की तरह खेलती तो कभी दुल्हन बनकर बैठ जाती, कभी पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती। पहले मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद थी, लेकिन धीरे धीरे निशा के इलाज में सब कुछ खत्म हो गया और मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं निशा को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने अपने कारोबार से अपना ध्यान हटा लिया और अपना सारा ध्यान और वक्त निशा को देने लगा और फिर सब कुछ बर्बाद होता चला गया। अब बस एक वही घर बचा था जिसमें तुम और तुम्हारी माँ किराए पर रहते थे। मजबूरन मुझे किराए के लिए तुम लोगों को मजबूर करना पड़ता था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि निशा के इलाज में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होना है और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। इसीलिए ना चाहते हुए भी मैं बार बार तुम लोगों के दरवाजे पर किराया मांगने आता था। मेरे हालात ने मुझे इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा बना दिया था कि मैं बिना सोचे समझे तुम लोगों पर चीखता चिल्लाता और गुस्सा करता था। मैं जानता था कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। अपनी जान से ज़्यादा प्यारी बीवी का इस तरह पागल होना और एक के बाद एक 3 बच्चों को खो देना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सदमा था। फर्क सिर्फ इतना था कि निशा अपने आप को संभाल नहीं सकी और दिमागी बीमारी से ग्रसित हो गई, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मैं दिन रात निशा के इलाज के लिए परेशान रहता और मेरा कारोबार भी बिल्कुल खत्म हो गया है। आज निशा की डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं आज तुम्हारे घर आया था। सोचा कि तुमसे किराए के पैसे लेकर निशा को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन जो कुछ तुमने किया उसके बाद तो मैं खुद से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर अपने एक दोस्त के पास गया था। मैंने उससे कुछ पैसे उधार लिए ताकि कल मैं निशा को डॉक्टर के पास लेकर जा सकूं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकता था। मैं तो पहले से ही अपनी परेशानियों में घिरा हुआ था और तुमने मुझे और ज़्यादा परेशानी में डाल दिया, मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने बिना सोचे समझे एक शरीफ आदमी के साथ ये क्या कर दिया। उसके गुस्से के पीछे जो परेशानी छुपी हुई थी वो जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो बेचारा तो अपनी ही मजबूरी से लड़ रहा था। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि हर आदमी अपने अंदर दुख छुपाए होता है। हम इंसान को उसके रवैये से जज करते हैं, जबकि सच तो ये है कि हमें उनके अंदर झांकना चाहिए। अजय का सच जानकर
मैं उनके कदमों में बैठ गई। मैंने अजय से वादा किया कि अब मैं निशा का ख्याल रखूंगी। उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा तो मैं खुद लेकर जाऊंगी। आज के बाद निशा के सारे काम की मेरी जिम्मेदारी। आप अपने कारोबार पर ध्यान दें। शायद इस तरह हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। मेरी बात सुनकर अजय की आंखों में चमक आ गई थी। उन्हें भी जिंदगी को आसान करने का एक रास्ता दिखाई देने लगा। अगले ही दिन से मैंने निशा की सारी जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी। वो कभी मेरे साथ दुल्हन बन जाती तो कभी मेरा हाथ पकड़कर बच्चों की तरह गोल गोल घूमने लगती। मैं भी टाइम से उसे दवाइयाँ देती रही। वक्त के साथ साथ वो भी पहले से बेहतर होती जा रही थी और इस बात से अजय भी बहुत खुश थे कि जिंदगी धीरे धीरे रास्ते पर आ रही है। अजय ने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं की थी, बल्कि अपनी खुशी से मुझे मेरा हक दे दिया था। अब निशा की हालत भी बहुत बेहतर हो चुकी थी और उनका कारोबार भी अब पहले की तरह हरा भरा हो गया था। अब हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। एक बात अच्छी तरह सीख ली थी मैंने कि इंसान को कभी भी उसके व्यवहार से नहीं बल्कि उसके अंदर से परखना चाहिए। आप लोग भी निशा के लिए दुआ कीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और फिर से उसकी झोली हरी भरी हो जाए। एक औरत के लिए अपनी औलाद को 3 बार खो देना बहुत बड़ा सदमा होता है। क्या पता किसकी दुआ से उसे नई जिंदगी और खुशी मिल जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कहानी को शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।